भाग 16। 8 अभिमन्यु। 3 दिसंबर 1971 की ठिठुरती सुबह अचानक अगरबत्ती सी धुंधला उठी थी। मंदिरों में प्रार्थना करते पुजारी और विश्व कल्याण की कामना करते भक्तों के स्वरों पर पाकिस्तानी सेवन विमानों ने नेपाम बम गिराए थे। गिरजाघरों की बजती घंटियां करुणा भरे गीत गा रही थी। मस्जिद और गुरुद्वारों के साथ साथ अस्पतालों और शहरी बस्तियों को भी बर्बाद कर दिया गया। मरे, घायल, भ्रमित और चकित भारतीय नागरिक इस नरसंहार का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। भारतीय वायुसेना के कमांडरों की एक ही राय थी, चोर को नहीं, चोर की मां को मारो, पेड़ की जड़ें काट दो, पत्ते तो आप ही आप सूख जाएंगे। लेकिन ये जड़ थी कहाँ? चोरों की ये मां रहती कहाँ थी? क्या था जिसे बर्बाद करने में सारे कष्टों का एक साथ निवारण हो सकता था? उत्तर एक ही था, अटक। हर सैनिक का दिमाग रडार की बीमों की तरह अटक में जा अटका था। अटक का तेल शोधक कारखाना हर सैनिक के दिमाग में खटक सा गया था। लेकिन अटक को बर्बाद करने की बात तो दूर, वहां तक पहुंचना ही असंभव था। अटक की स्थिति पाकिस्तान के गर्भ में एक शिशु की तरह थी। अटक पहुंचने का अर्थ था 3 हवाई छातों से गुजरना। अटक के तेल शोधक कारखानों की सुरक्षा में लगी विमान भेदी तोपों को चकमा देने और तब कहीं अटक पर आक्रमण करना। अटक पर हमला करने के बाद जिंदा भारत लौट आना तो और भी असंभव था। वह एक नया चक्रव्यूह था जिसमें घुसकर धुआंधार लड़ाई करने के बाद अभिमन्यु को बाहर आना था, असंभव को संभव बनाना था। लेकिन कैसे? कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे राकेश और अन्य 7 पायलट इसी विषय को लेकर समुद्र मंथन सा कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता खेल रही थी, उनकी आंखों में एक खौफ खेल रहा था। लाख खोज खबर के बाद उन्हें पाकिस्तान का आसमान ऊपर आने की इजाजत नहीं दे रहा था। राकेश अपने सातों साथियों से कह रहा था, अपने मिशन मशाल पर हम आठों को आज रात 11 बजे रवाना होना है। कैनबरा बम वर्षकों पर नेपाम बम, रॉकेट और हवा में मार करने वाले मिसाइलों को लेकर चलना है। अटक के तेल शोधक कारखानों को 4 बड़े टारगेटों में बांट दिया गया है। रिफाइनरी पर हमला मैं और डिसूजा करेंगे। गोदाम पर गिरेवाल और रमन बम गिराएंगे तथा एडम ब्लॉक को धामी और धिंगड़ा उड़ाएंगे। हमला एक के बाद एक दूसरा करेंगे ताकि पहला दूसरे की सुरक्षा बनाए रखे। राकेश चुप हो गया था, मगर आंखें अभी भी बोलती लग रही थी, जैसे कह रही थी, आगा पीछा सब स्वयं को ही देखना होगा। बंधुओं, जाना और आना सब खुद सोचना होगा। एक मुट्ठी में जीवन होगा तो दूसरी में मौत। चक्रव्यूह में घुसने के बाद अभिमन्यु निपट अकेला होगा। अंतिम सांस तक, अंतिम आस तक उसे अपने ही दम पर जूझना होगा। मिशन मशाल पर जानने वाले किसी भी विमान चालक वीर ने कोई प्रश्न नहीं पूछा था। सैनिक के सवाल करने की आदत ही नहीं होती। वह जानता है कि उसके सवालों का जवाब केवल वही दे सकता है। रात के 11 बजने में 5 मिनट शेष थे। राकेश अपने सातों साथियों सहित हवाई पट्टी पर खड़े 8 कैनबरा विमानों को देख रहा था। अपूर्व शक्ति के स्रोत, मस्त हाथियों से खड़े बम वर्षक विमान उन 8 को अपनी ओर बुलाते दिखाई दे रहे थे। 8 एक एक कर अपने अपने विमान पर सवार हुए थे और फिर राकेश के आदेश पर स्टार्ट हुए विमानों के इंजनों के शोर ने मानो इनके मिशन मशाल के शुरू होने का बिगुल बजा दिया हो। आसमान भरने के लिए कोर्स निर्धारित करने में राकेश और साथियों ने सावधानी बरती थी। हवाई छाते के बीच संभावित रिक्त स्थानों को चुनते हुए नीचे उड़ान भरने का निर्णय लिया गया था। दुश्मन का रडार नीचे उड़ान पकड़ने में असमर्थ था। जमीन से कुल 30 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ों की फुनगियों को सहलाते भारतीय वायुवीर आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान की सीमा में चोरों की तरह चुपचाप घुसते इन 8 अभिमन्यु को आसपास पर मुक बैठे सितारों ने देखा था। न आसमान ने उन्हें आने से रोका था और न ही हवा ने टोका था। अ त क इंटरकॉम पर राकेश की आवाज चटकी थी। आइडेंटिटी कार्ड, उसने आदेश दिया।
आठों विमान चालक मीलों में पसरे तेल शोधक कारखानों का विहंगम दृश्य देख रहे थे। रिफाइनरी, तेल के कुएं, गोदाम और एडम ब्लॉक बिल्कुल नक्शे पर बने चित्र के अनुसार थे। लेकिन एक और भी मुसीबत थी जो सुरसा के मुंह की तरह खुली खड़ी थी। पश्चिम की पहाड़ियों के ढलान पर लगी विमान भेदी तोपों के दर्शन मात्र से ही वायु वीरों के रोंगटे खड़े हो गए थे। भारी बम वृषक कैनबरा विमान को इन तोपों के लिए निशाना बनाना बहुत ही आसान काम था। एक बार इन विमान भेदी तोपों के मुंह खुलने की देर थी कि सब करा धरा धराशयी हो सकता था। डिसूजा, यू डिस्ट्रॉय एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, राकेश ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया था। धर्म एंड धीरज, यू टू गो इन फॉर रिफाइनरी, राकेश ने पूर्व योजना बदल दी। गैरी, यू टेक ऑयल वेल्स एंड धामी, यू गो इन फॉर एडम ब्लॉक, मैं गोदाम को अकेला बाद में उड़ाऊंगा। इस तैयारी में चंद पल लगे थे। सभी विमान चालकों ने अपने अपने लक्ष्य को पहचाना था और उड़ान भरकर हमला करने की दिशा चुनी थी। काले बादलों की तरह उमड़ते 8 कैनबरा बम वृषक अटक शहर पर तने आसमान पर गर्व से घूम रहे थे। पहला धमाका डिसूजा ने किया था। मौन बैठी विमान भेदी तोपों को उसने एक ही उड़ान में चित कर दिया था। दूसरे ही सेकंड में धर्म और धीरज बाजों की तरह रिफाइनरी पर झपटे थे। धीरज ने बहुत नीचे उतरकर नेपाम बम को निशाना साधकर मारा था। रिफाइनरी आग के गोले की तरह हवा में उछली थी और धू धू करके जल उठी थी। धर्म ने जलती आग पर घी डाला था। गिरेवाल और रमन ने तेल के कुओं में रॉकेट मारे थे। आग की लंबी मीनारों की तरह वह तेल के कुएं हवा में तन गए थे। धामी और धिंगड़ा ने एडम ब्लॉक को अभी तक हवा में अटखेलिया करता राकेश अपने साथियों के किए कमाल को देख रहा था। सारा आसमान आग की लाल लाल लपटों से घिरा था। अब पूरी रिफाइनरी धू धू करके जल रही थी। अटक शहर भी अब सो नहीं रहा था। लोग घरों से बाहर आकर इस भयानक दृश्य को देख रहे थे, चकित और भ्रमित होकर। सही अवसर आया देख राकेश ने गोदाम पर नेपाम बम मारा था। लंका दहन के इस दृश्य को आसमान से देखते भारतीय वायुवीर बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए हवाई हमलों का उत्तर दे दिया था। आगे भारत पर होने वाले सभी संभावित हमलों की संभावनाएं समाप्त कर अब इन्होंने भारत की राह ली थी। अटक के तेल शोधक कारखाने के जलने की खबर पूरे पाकिस्तान में आग की लपटों की तरह फैल रही थी। चक्रव्यूह भेद कर जिंदा आते 8 अभिमन्यु का वध करने के लिए हर संभव हथियार हवा में तन आए थे। राकेश के नेतृत्व में 8 वायुवीर एक टोल एकजुट होकर एक बंधी मुट्ठी बन भारत की ओर उड़ रहे थे। एक दूसरे के दुख सुख और एक दूसरे का हित अहित हर किसी के दिमाग में था। जीवन था, मौत थी, आशा थी तो निराशा भी मौजूद थी। एक पल जिंदा रहने का एहसास था तो दूसरे ही पल मौत के आगोश में आ जाने का रोमांच भी होता। 8 के अलग अलग भय थे। 8 अपने अपने विमानों की ज्वास्टिकों को मुट्ठी में दबाए, नजर को विमान के आलों पर गढ़ाए, दिशा और ऊंचाई को सही रखते हुए धुन बांधकर भारत की ओर उड़ते ही चले जा रहे थे। ओह गॉड! राकेश के मुंह से अनायास ही निकला था। उसका विमान कांपा था, दाई ओर एक पलटी खाकर फिर सीधा हुआ था और अब नीचे की ओर जा रहा था। राकेश के होश उड़ गए थे। धामी के विमान से भी धुआं निकलता दिखाई दे रहा था और रमन के विमान का तो रडार ही उड़ गया था। चक्रव्यूह से बाहर आए इन 8 अभिमन्यु को 18 महारथियों ने घेर लिया था। पाकिस्तानी सेवर विमान पूरे रोष के साथ इन पर चील कौवों की तरह झपट पड़े थे। आसमान हाउ हाउ के शोर से भरा था। हाथी और शेर का मुकाबला हो रहा था। हाथी स्वरूप कैनबरा विमानों पर शेर की फुर्ती से झपटते सेवर उनका मांस नोच नोच कर खाने लगे थे, लेकिन हाथियों ने भी जंग जीतने का निर्णय लिया था। एक झुंड बना, अपनी सूंडों को हवा में तान वे 8 अब हमले के लिए चीख रहे थे, चिंघाड़ रहे थे। गिरेवाल की ओर बढ़ते सेवर को धिंगड़ा ने धर पछाड़ा था। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल के अचूक निशाने का शिकार हुआ। वह सेवर विमान खंड खंड होकर जमीन पर जा गिरा था। आक्रमणकारी सेवरों ने एक को मरते देखा। कैनबरा पर लदे मिसाइलों का डर
मौत के डर से भी ज्यादा था। सेवर अब एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए लड़ रहे थे। देश की सीमा निरंतर समीप आती चली जा रही थी। मौत और जीवन के गलियारों से गुजरता हर पल इन आठों के लिए अब बहुत महत्वपूर्ण था। वार ओटने के लिए मुहैया हुआ वक्त दुआएं मांगते करोड़ों देशवासियों की उम्र से उधार लिया वक्त था। वक्त ही था जो उन्हें मौत के मुंह से भी जिंदा बनाए हुए था। देश की सीमा में घुसते ही उनका संकट हवा में घात लगाए बैठे स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन ने अपने सिर ले लिया था। पीछा करते इन सेवरों का मुकाबला जैसे ही नेट विमानों से हुआ तो भगदड़ मच गई। अर्जुन की आगोश में आ गए अभिमन्यु को जैसे अभयदान मिला था। हवाई पट्टी पर खड़े 8 घायल कैनबरा विमानों को देखकर हर किसी को आश्चर्य हुआ था। टूटे रथों पर सवार 8 अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर जीवित लौट आए थे। इतिहास भी आंखें फाड़ इन अभिमन्यु को देख रहा था। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए